मर्द हजरात के लिए जनरेशन कब कपड़े बनाए? क्यों बनाए? वो शायद खुद भी नहीं खरीदते, उनकी शायद बेगम या वालदा जाके उनको लिए ले लेती है। आपकी अम्मी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने ही शुरू से डिज़ाइन किया। जो भी मलबूसात बाजार में मिलते थे, मलबूसा। Do you feel stressed? all working mother, everyone is stressed. Work is the joint family system. Work is family. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा उमर। वेलकम टू माय शो स्पीक इजी ऑन 365 न्यूज़। आज मैं एक बहुत स्पेशल फ्रेंड से आपको मिला रही हूँ। मेरी बचपन से आई एम वेरी ब्लेस्ड कि बचपन से जो मेरी फ्रेंडशिप्स हैं वो कंटिन्यू हुई हैं इनटू द लेटर पार्ट ऑफ माय लाइफ। और मेरी जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं, हमारा एक ग्रुप था 6 गर्ल्स का, वो अभी तक बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आई एम वेरी ग्रेटफुल। और हर लड़की अब तो हम ख़वातीन हैं, औरतें हैं, किसी ना किसी डिफरेंट फील्ड में हैं, अपने फील्ड्स में महारत हासिल कर चुकी हैं, कर रही हैं। वी आर वेरी वेरी क्लोज, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एवरी डे, वी स्टे इन टच विद ईच अदर। मैं कराची में रहती हूँ, मेरी फ्रेंड्स लाहौर में होती हैं, एक लंदन में है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दिया क्योंकि दिस फ्रेंड ऑफ माइन दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू टुडे is a very 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 inspirational person. इन्होंने young age में एक ऐसी position को accept किया which not many people do. She is a highly creative artistic individual. और हर साल जब इनकी बर्थडे होती है हम सब एक दूसरे के लिए पोस्ट लगाते हैं सोशल मीडिया पे, इट्स अ थिंग। तो मैं इनके बारे में लिखती हूँ कि ये एक एंकर की तरह है। इनमें बहुत ठहराव है, इनमें बहुत कामनेस है, पेशेंस है। यू नो, कुछ लोग हाई स्ट्रंग होते हैं मेरी तरह, कुछ लोग बहुत काम होते हैं। शी हैज़ ऑलवेज बिन अ काम पर्सन, शी इज़ स्टिल अ काम पर्सन ऑल्दो शी वर्क्स इन अ वेरी वेरी सीमिंगली chaotic environment. It's a large factory that she works in. मैं आप को मिलवा रही हूँ खदीजा रहमान से, जो डायरेक्टर हैं जनरेशन ब्रांड की। जनरेशन इज़ probably the first fashion retail brand of Pakistan. Not probably, I think it is. 40th एनिवर्सरी जनरेशन ने मनाई है अपनी, और उसके बाद कितने रिटेल ब्रांड्स आए, लेकिन पहला कदम इनकी फैमिली ने रखा इनटू दिस वर्ल्ड। एंड देन आई थिंक almost 20 years ago Khadija joined the brand as well. After returning from London, she studied fashion. One of my best friends, my childhood best friend, a very, very special person in my life and a huge inspiration for me, Khadija Rahman. Hello. Hi. How was that? That was a lot. Thank you. But it's true. Okay. Yeah, thank you for letting my team into your home. I know, pleasure is all ours. A bit of the beginning. 40 years generation is celebrating. Yeah. So that means कि you were literally an infant जब ये brand बना, हाँ? I was, yeah. Yeah, you who created this brand? Your father? Well, it started in 1983. Both my parents set it up back then, and yes, I grew up in the factory. Like after school, we used to go there every day. तो generation की factory कहाँ थी पहले? अभी भी वहीं है? नहीं, I think it was in Gulberg when I was born, and then it was in another place in Gulberg in Lahore, and now it's on Ferozpur Road. I think 1997 we moved to Ferozpur Road. अच्छा. So it's been there since that time, which I guess it's been a while also. So that was custom built. Like initially it was a smaller setup in like homes and stuff, you know. Of course. Just sort of starting off. So that was on MM Alam actually. The factory was on MM. I mean the workshop was at MM Alam. So your father Saad Rahman started this. आपकी अम्मी लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी और अभी भी हैं। उन्होंने मिल के ये ब्रांड क्रिएट किया या आपके अब्बू का ब्रेन चाइल्ड? She is in New York. She is like मैं FIT जाऊंगी पढ़ने के लिए, but I think उनका हो गया like she did her PhD in psychology and फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। तो उनके लिए like she loves doing things like to date like she's close to I don't know, she's over 75, लेकिन वो पूरा दिन like her day is packed with like all the things that she loves to do. तो उस तरीके से वो सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर दोपहर को वो मेरे वालिद के साथ फैक्ट्री में होती थी, डिज़ाइन करती थी।
Oh, she started designing as well. हाँ, उन्होंने शुरू से डिज़ाइन किया जनरेशन के लिए. Wow. जब बाद में जब ये स्कूल्स शुरू हुए, जो PIFT है, आई थिंक 1999 में शायद उनका पहला बैच निकला था, तो तब हमने लोगों को हायर करना शुरू किया. So basically आपकी अम्मी ने women empowerment पे तब से काम शुरू कर दिया था कि अगर एक औरत घर से बाहर निकल के जा रही है, उस वक्त तो कॉन्सेप्ट बहुत कम था ना वुमेन वर्किंग मदर्स का, तो उनके लिए कन्वीनियंट था कि वो रेडी टू वेयर कपड़े लें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो दर्जियों के पास जाएं कपड़ा लें. पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. सो शी इज़ द वन हू इंट्रोड्यूस्ड दिस इन पाकिस्तान बेसिकली. Introduced the concept ready to wear. Well, I guess it was a team effort, right? हाँ. Yeah. So it was my father's brainchild, but my mother was like completely on board, so they did it together. और क्राइटेरिया क्या था कि अफोर्डेबल कपड़े भी हों? और well at that time like ready to wear industry उस तरह से exist करती थी कि जो भी मलबूसात बाजार में मिलते थे वो एक साइज के मिलते थे. तो फिर तो हमने उस तरह से 3 साइजेस उस तरह से इंट्रोड्यूस किए. तब पॉलिएस्टर का बहुत फैशन था, तो सारे लोग वो फिटेड कमीज और बड़ी शलवारें और उस तरह से शायद शोल्डर पैड्स भी पहनते थे और बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स. 80s तो वो एकदम से आई गेस कॉटन अवेलेबल भी थी और उस वक्त आई गेस आउट ऑफ फैशन थी, तो जनरेशन ने दोबारा से सारे कपड़े कॉटन में बनाना शुरू किए. तो वो एक बहुत ही अनोखी सी बात लग रही थी उस वक्त, क्योंकि वो बिल्कुल फ़र्क था फ्रॉम द लोकल एस्थेटिक व्हिच वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. या द लोकल एस्थेटिक वाज पूफी स्लीव्स एंड अ डिफरेंट मटेरियल. और फिर जनरेशन आया अपनी एक लोकल आई वुड से मटेरियल को लेके, है ना. And how was that accepted? शुरू में obstacles थे, लोगों ने उसको कैसे accept किया? Well, I think cotton crinkle is one thing that generation sort of really utilized and sort of thrived on. And I mean, it was loved. That was the idea, to sort of introduce a revolutionary concept, which I think women were sort of primed for or waiting for. I think I've told you this, but मैं कराची से शिफ्ट हुई थी 1983 में ही. My father died in 1983 and my mother, me, my brother, we shifted here. तो अम्मी जब लाहौर शिफ्ट हुई तो फिर उन्होंने एक बैंक में काम करना शुरू किया before she started teaching. And of course फिर रेडी टू वेयर कपड़े खरीदने थे. तो उन्होंने अपने पहले जो आउटफिट्स थे वो जनरेशन से लिए. और उनका जो मुझे मेरी मेमोरी में जो उनका पहला जनरेशन आउटफिट है वो एक ऑरेंज एंड वाइट प्रिंटेड फ्लोई शर्ट थी. आई थिंक उस वक्त तक फ्लोई कुर्तों का एक आ गया था जिसमें बहुत सारे पैनल्स होते थे. हाँ, वो शायद 90s का था या 80s का था. लेट 80s. अच्छा, क्योंकि मेरी पहली मेमोरी जनरेशन की आई गेस लेट 80s वाज क्लोज टू द 90s फैशन एज वेल, बिकॉज़ 90s में काफी ज्यादा कलीदार रिवाज था. सो आई लव दैट आउटफिट. और वो मैं अम्मी से कहती थी कि आपने किसी को नहीं देना, जब मैं बड़ी होंगी तो आई वांट टू वेयर दिस बिकॉज आई कुडंट फिट इनटू इट. So that is my first memory of generation and it was a huge success at that time. उस वक्त competitors बहुत कम थे. हाँ, उस तरह से competitors नहीं थे. How many years did it take या कितना time लगा generation को as a brand and your parents to really make their presence felt and to make the brand name big? Well, I guess it went city by city, right? Because at that time there's nothing like online. So it started from Lahore. So then I guess it started with a bang because the concept was very new. So you know, because of word of mouth, people sort of started talking about it. And then I think 2-3 years later, फिर इस्लामाबाद में दुकान खोली और फिर उसके चंद साल बाद फिर कराची में खोली. तो जैसे शहर बढ़ते गए तो उस तरह से नाम भी लोगों को पता चलता गया. So you grew up in this environment, factory जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं. You saw your parents working a lot. Did you feel like you know कि मेरे parents के पास बहुत कम time है for us, you and your sisters, your three sisters? Yeah, so I didn't feel like that, but my youngest sister feels like that. But I guess that happens, right? Yeah. Parents usually give more time to the elder kids and आखिरी वाला बच्चा फिर वो पल जाता है. तो तो उसको काफ़ी ज़्यादा महसूस होता था कि उसको उस तरह से टाइम नहीं मिला. मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि मेरी वालदा हमें स्कूल छोड़ती थी और फिर हमें पिक भी करती थी और फिर हम उनके दफ्तर जाते थे. और फिर बाद में जब थोड़े से बड़े हो गए तो फिर वो दोपहर के खाने के लिए आती थी और फिर
और फिर वो जाती थी दफ्तर, और फिर उनके कुछ क्लाइंट्स होते थे जिनके साथ वो थेरेपिस्ट थी, तो अक्सर वो घर पे उनका एक मतलब उनकी क्लिनिक था, तो वो वहाँ घर पे मौजूद थी। तो मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन सारे बच्चों का उस तरह से फ़र्क होता है, एक्सपीरियंस था। So are you careful about that with your own kids? Because you have 2 sons. And let me tell the viewers that Khadija की छोटी बहन है Zora, जो she's one of my favorite jewelry designers. मैंने उनकी 2 rings भी पहनी हुई हैं, Zora रहमान jewelry. तो उनको जो फील हुआ, so are you conscious कि मेरे बेटों को मैं वो feeling ना दूँ? Do you ask them that? Because you know, we've learned from our parents and their upbringing. Yeah, but I think like one thing which is really true, like some people ask me कि आप work-life balance उस तरह से किस तरह से करती हैं? I am going to ask you that later. Work-life balance उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि जैसे मैं जब दफ्तर जाती हूँ तो मेरे वालिदैन वहाँ होते हैं, और फिर स्कूल के बाद बच्चे आ जाते हैं। तो जब कबीर छोटा था, जो अब 10 साल का है, तो तब मेरे पास घर पे उस तरह से हेल्प नहीं मौजूद थी जो कंसिस्टेंट थी, तो मैं बच्चे को उस तरह से छोड़ भी नहीं सकती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर वो बीमार है ना, तो मैं कहती थी कि अब हमें दफ्तर जाना है, क्योंकि वहाँ सारे लोग हैं और वहाँ उसका हम ख्याल रखेंगे। उसकी नानी भी है और उसकी नाना भी है, और वहाँ मेरे पास एक स्टाफ मेंबर थी जो रेगुलर थी। तो वो अभी तक, जब से कबीर पैदा हुआ, वो 10 साल का हो गया, तो वो 10 साल से मेरे पास है। तो कई लोगों का होता है कि बच्चे बीमार होते हैं कि हमने घर रहना है, तो मैं उस टाइप की थी कि अब हमने दफ्तर जाना है, क्योंकि वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम दफ्तर में असल में वहाँ है। तो उस तरीके से like there's no work life balance, there's like 2 homes. Work is family, you know. Work is the joint family system. Yeah. And this is your own space. Yeah. How nice. So yeah, I don't know how the kids feel about that. It's a bit like, I think as they grow older, it'll become maybe more difficult, and maybe it'll become easier for me कि मैं उनको घर पे कुछ देर के लिए छोड़ दूँ, और उनका स्कूल के टाइमिंग भी उस तरह से लंबी होएगी, तो कुछ देर के लिए उनको ठहरना पड़ेगा। हाँ, so I believe दफ्तर में फिर कोई स्पेस होगी, और भी ख़वातीन वहाँ पे एम्प्लॉइज़, उनके भी बच्चे होंगे, वो भी आते हैं क्या दफ्तर, या नहीं आते? हाँ, आते हैं। हमारे पास एक क्रैश है, तो मतलब लेकिन वो ऑफिस के एम्प्लॉइज़ के लिए, बिकॉज देयर आर अबाउट 1000 पीपल वर्किंग एट जनरेशन, सो वी डोंट हैव इट फॉर द एंटायर फैक्ट्री, बट फॉर द ऑफिस स्टाफ वी हैव अ प्लेस वेयर दे कैन ब्रिंग लाइक अ नर्सरी। हाउ स्वीट। तो ज़रूरी है when you have working mothers. Yes. Yeah, that's great. Do you feel stressed? As a mother, is there the same guilt? क्योंकि working mothers को बहुत guilt होती है कि you know, I'm not spending enough time, quality time with my children. How do you deal with that? I think all working mothers, at least in Pakistan, like everyone is stressed because I mean, you're sort of doing everything. Like आप बच्चों का भी ख्याल रख रहे होते हो, आप दफ्तर का भी कर रहे होते हो, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, सोशलाइजिंग भी कर रहे हैं। हाँ, so there's no shortcut, so you have to do everything and more. So in that sense, I think it's like some people say, how do you manage? And I say, why do you think I manage? You know? But you manage. I mean, manage in what way? Like, as in you don't let it break you down. Well, how do you know I haven't broken down? Seemingly you have it all together. Of course, I was going to come to that. What are your practices? आप क्या चीज़ें करती हैं to maintain that balance inside you? या अगर आप feel कर रही हैं कि oh balance ख़राब हो रहा है, वापस अपने आप को center करने के लिए over time क्या सीखा है? How do you do that now? Maybe 20 years ago you couldn't. Should I talk about the black eyed? Of course. Talk about whatever you want. No, I'm not going to talk about that. किस तरह से सेंटर किया, आई गेस वो आसानी उस तरह से आ जाती है जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो जब वो 5 साल से कम के होते हैं, तो तब तो आप बस यू कॉन्स्टेंटली जस्ट अंडर वाटर एंड ट्राइंग टू स्टे अफ्लोट, एंड यू डोंट नो हाउ यू गोना डू इट, एंड यू डोंट नो व्हेन इट्स गोना गेट बेटर. So Dara, who's my other son, is 6 years old. So I think as if I'm maybe taking my head out of the water. So I guess it has a lot to do with time as well. Yeah. Okay, we have to take a short break. Time की जब बात हुई तो time हो गया break का. कहीं मत जाइएगा. We're coming right back to Speak Easy. Welcome back to Speak
Easy. मैं हूँ आयशा उमर. I'm in conversation with Khadija Rahman, the director of Generation, Pakistan's oldest and biggest fashion retail brand. Well, biggest और भी brands आए हैं in competition with you. This is my take on it. Okay. I get to say what I feel. One of the biggest fashion retail brands. Well, I mean, brands are huge these days. They have like 80 outlets. So in that sense, like if you compare how other brands have grown so rampantly, we have like 20. So it's like 1/4 or something like that. That's okay. I mean, you guys started at a time where you had to build it up. There was no social media. In fact, उस वक्त तो electronic media पे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी. सिर्फ magazines में shoots आती थी और उसी तरह grow हुआ. No, but we didn't want to have 80 stores. A lot of brands, when they start off, they're like, we just want to expand and expand. I mean, that's their vision. Our vision was never that. Our vision was, I guess, it was very sort of design-centric. Vertical growth. It was like... Your vision was vertical growth and not horizontal. Okay. Well, I guess it was just like, how can we make design better? It wasn't like, how can we increase our revenue and have more stores? I don't know if that was a smart approach or a dumb approach, but we also thought that, you know, why should we take a bite bigger than what we can handle? Was this your parents' vision या ये अब आपकी vision है? अक्सर जब हम stores खोलते हैं, it's usually the retail manager who's like if you interview retail managers, okay, we want to hire you, they're like, how much do you want to grow? You know, for them, it's like the more stores they have, they feel as if they're growing. And if you're like, I don't want to open any stores, they'll be like, why would I want to join you? हाँ, कि मैं कैसे बढ़ाऊंगा? तो आई थिंक जो हमारे कुछ स्टोर्स खोले हैं पिछले कुछ साल में, दैट्स बिकॉज ऑफ द रिटेल मैनेजर्स एम्बिशन कि वी शुड हैव मोर स्टोर्स. इट वाज़न्ट एज इफ कि हमें ऐसा महसूस होता था इतना ज़्यादा कि हमारे स्टोर्स होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, या हमारे रेवेन्यू इतना ज़्यादा होना चाहिए. एंड फॉर दैट, टू अचीव दैट, वी नीड टू हैव दीज मेनी स्टोर्स. सो आपकी फिलॉसफी ऑफ सक्सेस और ग्रोथ वाज नॉट द नंबर ऑफ स्टोर्स बट the quality of the designs. Yeah. So you balance that. It's always been design centric. Like if the design is not good, then everything is a failure. So I mean, I'm not saying that the design is amazing. I'm just saying that has always been the benchmark. How good is your latest collection? It is. I want to come to that. So okay. अब आपने ये देखा, ये ब्रांड बना. You were always an artist. Ever since I've known you, you've been creative. Was that because you saw it around you? आपके घर में ये एक माहौल था या आपके अंदर से एक आर्टिस्ट फूट के निकल रहा था? Well, I guess उस तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं who are into like art and design primarily. There are a lot of designers. Maybe not fine artists. I don't think there are any fine artists. So in that sense, like जब हम family gatherings में भी अपने cousins के साथ या aunts और uncles के साथ इकट्ठे होते हैं तो बातचीत अक्सर design के पे चली जाती है. And exploring design and studying design and commenting on design and visiting shows and stuff like that. So उस तरीके से ये बातचीत में मैं ही पली थी और उस वक्त मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि ये these things are actually shaping me. So I was always really interested in design. I mean, that was my favorite class, and I think it was your favorite class also. Like art class was the best thing. Art class. So in that sense, but I didn't know what I wanted to do. I was like, I really like art, but do I want to be a fine artist? But I was like, no, fine artists are very sort of self-indulgent. Like, I don't want to be stuck inside myself and like, you know, in my own... Oh, is that what you feel? Actually? I mean, that's what I felt जब मैं फैसला करी थी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, कि मैं अपने अंदर मगन हूँ. मैं चाहती थी कि कोई मतलब मुझे शायद थोड़ी यूजफुल सर्विस का शौक है, तो डिज़ाइन में उस तरह से एक खूबसूरती मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है. कभी कभार लोग डिज़ाइन को आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, बट आई गेस देयर इज अ ह्यूज डिस्कशन वन कैन हैव स्किल क्राफ्ट आर्ट we studied it also, craft and art and what the difference is. But I think what's really beautiful about design कि वो एक फंक्शन पूरा करता है. तो सबसे एक सक्सेसफुल डिज़ाइन वो होएगा जो अपना फंक्शन अच्छी तरीके से पूरा करेगा और फिर उसका सेकेंडरी फंक्शन ये होएगा कि इट इज़ aesthetically beautiful or something which is very sort of appealing and attracts you. So that concept of completing a task or to be able to have a purpose, for me that is really important.
So, but I didn't know what kind of design I wanted to do. So, but I'm good at like spatial relations. Like I'm good at like, oh, this is like, I understand sizes very well. So मुझे उस तरह से architecture में काफी ज़्यादा दिलचस्पी थी और मैंने apply भी किया था. I don't know if you remember साद और रुईदा और मैंने apply college में आपने in the second year. You wanted to be an architect, but then you chose fashion. I thought I'd be an architect. But then I also wasn't sure. Like, I like the fact that what I love about fashion is the fact that you can produce new things every day. Like, I mean, architecture is stunning. Like, when you walk into buildings और जिस तरह का आपका emotional response होता है जब आप जगहों के अंदर जाते हैं, those things can withstand like hundreds of years and impact so many people. So there's something so grand and so stunning about architecture. Like, I love looking at architecture. That's one of my favorite things when I'm traveling to sort of photograph. But then I was thinking कि अगर मुझे खुद से डिज़ाइन करना पड़े आर्किटेक्चर और वो प्रोसेस कि आपको इतने ज़्यादा पैसे और चाहिए होंगे कि आप उस स्टेज तक आएँ कि आप इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने शुरू हो जाएँ. So fashion is much smaller. Like you can make something in a day and then make something next week and then make something the week after. So I love the fact that you can constantly keep on creating as opposed to कि आप बस कंप्यूटर पे बैठ के चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत देर में कभी आप वो आएगी इन्वेस्टमेंट और फिर आप उसमें जाएंगे. Did you feel like मुझे reinvent करना है सब कुछ, मुझे एक शक्ल बदलनी है मुझे, या did you just join in and smoothly you started gelling in? नहीं, 2005 में नहीं थे ज़्यादा brands. It was quite comfortable. There wasn't that much competition. We didn't even have a marketing department. और कई लोग कहते थे आपका marketing डिपार्टमेंट क्यों नहीं है, और हम कहते थे दुकान पे चीजें चली जाती है वो बिक जाती है तो मार्केटिंग का क्या पर्पस होएगा. कोई जरूरत ही नहीं है, सब बिक जाता है. हाँ, सोल्ड आउट हो जाते हैं. ऐसे ही था. तो ये लाइक मार्केटिंग फिर क्या करेगी. तो फिर लेकिन मैंने सेटअप किया मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मैंने कहा हाँ ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो शायद हमें भी सोचना चाहिए, पर लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी. और जब तस्वीर आप लगा दो तो फिर तो वो लोग अपसेट हो जाते थे कि वो दुकान पे जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं मिलता था. क्योंकि वो बिक चुका होता था. हाँ, तो उस दिन तो फिर से नहीं फौरन बनाते थे. नहीं, हम नहीं बनाते थे. हमारा फलसफा ये है कि हम जो चीज़ है वो दोबारा से इतनी बनाई, 10 चीजें ये बनाई, 10 ये बनाई, वो बिक गई, खत्म. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. So that's also hard because you're constantly reinventing and recreating stuff. But we decided that we don't want, like, you don't want a woman turning up to some place and someone else is wearing. चार औरतों ने वही चीजें पहनी हो. हाँ, because a woman won't feel special. Yeah, so for us it's really important that we want to limit that kind of experience. Limit that, हाँ. Okay, we have to take a break at this time. But एक बहुत अच्छा सवाल जो मैंने पूछा था पहली collection के बारे में and how it changed the game. जल्दी से before we take a break, Khadija, quickly in 1 or 2 minutes, how did that collection do? And then उसके बाद you were inspired कि अब मैंने हर collection में अपना creative input देना है. नहीं, मैंने वो collection की थी and I was really surprised. It was received really well. It was received wonderfully. And sold out थी. I showed in Karachi and then people in Karachi, like, I mean, I love Lahore, but at the same time, I feel as if in Karachi, people are wonderful in giving appreciation. People would just like go out of their way to say such nice things, and I was so not used to it. So it was really wonderful, and people wrote some wonderful like things in newspapers, and I guess the collection sold out. That's what really speaks, right? And what did your parents think about it? About that collection? My parents are parents of a few words. Like you? Not right now. I don't remember. I don't think they really said anything per se, but maybe they passed some comments. I think my father was happy. I guess one thing I realized while I was working was the less I discuss things, the more creative I can be. And I've sort of always operated like that. I feel as if when I overly discuss things, which we discussed in Karachi also when I went to see you, that मैं चीज़ें सोचती रहती हूँ, मेरे जहन में काफ़ी क्लैरिटी होती है मैंने क्या अचीव करना है, और फिर मैं जाके जब करने के करीब आती हूँ या पता नहीं तब पता लगता है या जब आप उसके बाद जब कर लेती हूँ.
I think I've been through phases where I have started overly discussing things और फिर वो बात basically आगे बढ़ती नहीं है क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है फिर आपके जहन में भी उस तरह से शक पैदा होता है। ये एक स्टोइक फिलॉसफी भी है कि बिल्कुल किसी से जब तक कंप्लीशन ना हो किसी आइडिया की वो अपनी कंप्लीशन पे ना पहुंचे आप ना डिस्कस करें, किसी से भी ना डिस्कस करें। और मैं क्योंकि मेरा मकसद है इस शो में सीखना और ऐसी बातों को आगे लाना जिससे लोग भी सीखें, कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू सेड कि जितना कम आप डिस्कस करें अपने आइडिया को और जितना कम फैलाएं, क्योंकि कुछ लोग एक्साइटेड होकर शेयर करना चाहते हैं, कुछ लोगों को वैलिडेशन चाहिए होती है पहले से, और वो दे डोंट हैव पेशेंस टू वेट टिल द एंड, तो वो आइडिया मोस्टली जो है वो नहीं कंप्लीशन पे आता। अब इसको आप नज़र भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल एनर्जीज़ कह सकते हैं, मुख्तलिफ नज़रिए हैं। मैं बिलीव करती हूँ एनर्जी में बहुत ज़्यादा कि एक्सटर्नल एनर्जीज़ एक तो अफेक्ट करती हैं एंड ऊपर से दूसरे लोगों के आइडिया से आप अपने आइडिया से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। सो प्राइवेट रखें चीज़ों को जितना रख सकते हैं until it comes out. Yeah, but adding to that, I would like to say कि लेकिन जब आप कोई चीज़ नई सीख रहे हैं तो आप ज़रूर लोगों से पूछें। वो अलग बात है। नहीं, लेकिन वो कहना ज़रूरी है कि उस वक्त जब आप सीखने वाले फेज में हैं, जब आप चीज़ नई कर रहे हैं, आप ज़रूर पूछें। ये ना हो कि आपको सब कुछ पता है और आप किसी से बात नहीं करेंगे और फिर आपको अजूबा सा बना दें। That's not what I meant. I know, but I'm adding to that. Yeah. I know you're talking about who and you know what you're doing and you've been doing something for a while. और a brand that you're wanting to create, आप अपने पार्टनर से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अब हर चौथे बंदे को ना बताएं कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, फैमिली के हर मेंबर को बता रहे हैं। दैट्स व्हाट आई मीन कि जो इन्वॉल्व लोग हैं उनसे तो आपने डिस्कस करना है। यू नीड देयर फीडबैक, यू नीड देयर एडवाइस, या आपने कुछ सीखना है नई चीज़, बट privacy is power, you know. Yeah, after a little time, when you've been doing something for a while, privacy is power. Privacy is power. When you become, जब आपको अबूर हासिल हो चुका हो उस चीज़ पे, exactly. That's what I mean. Not when you're starting out. Then you're just learning from others. I'm learning from you. I'm learning from all of you also, and we should take a little break. Welcome back, ladies and gentlemen, ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ आयशा उमर। आप लोग देख रहे हैं स्पीक ईजी ऑन 365 न्यूज़ और हम बात कर रहे हैं खदीजा रहमान से। खदीजा, who do you think or feel is your biggest competitor in the market right now? And I'm not asking in a negative way. कि आपको लगता है कि ये ब्रांड इंस्पायरिंग है और आपको मज़ा आता है उस ब्रांड की कैंपेन्स को देख के, उनकी कलेक्शंस को देख के, और आप कहती हैं यार वाओ लुक एट दिस। Who do you think that brand Well, is? I guess the best competitor for your own self is your old self. Like, how do you compete against how you were yesterday? Yeah. So one has to set Wow. one's own standards. And how do you compete with yourself 10 years from now? So then the equation of what other people are doing is irrelevant. But you do get inspired by other people's work. I guess sometimes when you see other people's work, you're like, this is exactly what we shouldn't do. But then it's also like, because ये नहीं करना. But I mean, if someone else is doing it, sometimes it's like, oh, someone else is doing it and why aren't we doing it? And sometimes it's like someone else is doing it, so it's already being done, so you have to think of something different to do. वही तो बड़ा चैलेंजिंग है कि हर कलेक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाना, और कुछ कलेक्शंस प्रॉबेबली सोल्ड आउट नहीं होती, तो फिर आपको लगता है अच्छा ये नहीं सही था। तो क्या क्राइटेरिया होता है, क्या इंस्पिरेशन होती है हर कलेक्शन की, एंड टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम? Well, for us, it's really important to revolutionize like Pakistani clothing. I think Pakistan is one of the few countries where people still wear like their own clothes. Like हर जगह दुनिया में लोग अब पतलून कमीज़ उस तरह से या स्कर्ट्स वगैरह पहन रहे हैं। तो उस तरह से पाकिस्तान की बड़ी अनोखी बात है कि हम अपना लिबास पहनते हैं और मज़ा भी आता है क्योंकि ये लिबास हमारे मौसम के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है, हमारे मटेरियल्स, खुले डुले कपड़े। हाँ, सो एक तो ये होता है कि हम किस तरीके से ये लिबास को आगे बढ़ा सकते हैं, सो इट स्टेज रेलेवेंट, एंड हाउ कैन इट गो इनटू द फ्यूचर व्हाइल फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द modern Pakistani woman. Yeah. And then the second thing is like we love
I mean, what they see, and we love design, we love pattern, and we love color. So these are things we're naturally attracted towards. And we love like local textiles, and we've always, well, I don't know what always, but for many years we've been taking a heavy inspiration from local textiles. और उस तरीके से हमें हाथ की कढ़ाई का भी बहुत शौक है. मतलब हाथ की कढ़ाई जैसी कोई चीज़ उस तरह से होती नहीं है, क्योंकि जितनी उसमें नज़ाकत होती है और जितनी वो नरम होती है और जितना वो प्यार से बनी गई होती है, तो I haven't found any replacement for it. So 10% of our product line is hand embroidery. Hand embroidery. तो वो हम pieces, और उसकी खूबसूरती ये है कि वो हम उसके जो garment है वो हम factory में तैयार करते हैं लाहौर में, और फिर उसको पंजाब के फ़र्क गाँव में भेजते हैं, और वहाँ औरतें घर पे बैठकर उस पर कढ़ाई करती हैं. वाओ. सो आप बेसिकली ख़वातीन को, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन को मुख्तलिफ लेवल्स पे और इलाकों में इस तरह एम्पावर कर रहे हैं. मतलब हम अक्सर लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हम like we're doing a service for those women that we are giving them work, but I mean they're making something so beautiful, so I would probably call it a collaboration. Yeah, they're giving you something. Yeah, they're giving us something that's so special. Empowering someone. I think half the time I'm just wearing like hand embroidered outfits from Generation, because I just am really attracted to them, and I think there's nothing like it. But हम craft से काफ़ी ज़्यादा inspiration लेते हैं और local टांकों से लेते हैं, लोकल टांके इस्तेमाल भी करते हैं. अच्छा, जो आपकी कैंपेन्स होती हैं, they are very, they speak, you know, they're not just कि अच्छा ग्लैमरस लड़की है या मॉडल है और उसने कपड़े पहन लिए और वो पोस्ट करी. हर कैंपेन की एक स्टोरी होती है. उसकी इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेते हैं? एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, या कोई जो सोशल इश्यूज हैं जिन पे आप लोग बहुत सोशल इश्यूज पे बात भी करते हैं, वो आपकी तरफ से आता है या आपकी पूरी टीम की तरफ से आता है? I guess when you're talking about competitors, what is Generation's competitor? I think for us, we've often seen it as, I mean, even when the brand launched, there was not much of a presence of ready to wear. So it's often about doing something which does not exist. So often when I go to the market and I see other brands doing something, I'm like, we shouldn't be doing this because someone's already doing this. So उस तरीके से instead of thinking कि वो आपको lead करें और आप उनको follow कर रहे हो, आप सोचते हो कि हमारी identity क्या है और हमने कहाँ जाना है, हमारी journey फ़र्क है और लोगों की journey से. And I think a lot of people say that Generation has a very strong brand identity, because I think we're very aware that our identity is very different from other people's identity. Is it women-centric or social issue-centric? Sorry, you asking about the campaigns. So the idea of the campaigns was also, I think back then, like when we came up with our first campaign, which was sort of talking about social causes, about women taking over public spaces. So the idea was that we, our marketing team, and it was Haris Masood's idea, who is working with us to date. And he was like, I was like, you know, think of something out of the box. And people had these really fancy campaigns where they were in Paris, or उन्होंने पता नहीं वो वेनिस की जो किश्तियों पे बैठे हुए थे और इस तरीके से, और लोगों के कितने बड़े बजट्स होते थे, वो बाहर जाते थे और बहुत ज़्यादा दुनिया में उनकी कैंपेन शूट होती थी. नाम भी होते थे, तो वो फ्रेंच के नाम होते थे कलेक्शंस के. So then Haris was like, how about we go to local dhabas and we shoot there, and just owning what we have here. You know, why are we always sort of shying away from as a nation, shying away from what is our own. So that was the idea. I think that campaign was called Step Outside. Step outside literally, also like step outside your homes and reclaim public spaces, and step outside your comfort zone as well. वर्कआउट नहीं किया था कि हम अपनी तस्वीरों से क्या मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब आई गेस सॉर्ट ऑफ फिगरिंग इट आउट. एज आई टोल्ड यू कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो नया बना था, तो वो थोड़ा बहुत हम कुछ कर लेते थे और हमें महसूस नहीं लगती थी. सीखा. तो उस वक्त से आई थिंक we've had a sort of that kind of approach that how can we add to the conversation, कि जो conversation पहले से exist कर रही है, जिस तरीके से ख़वातीन अपने आप को देखती हैं या और लोग उन ख़वातीन को देखते हैं, हम उस conversation में किस तरह से add कर सकते हैं. तो जब वो diversity की बात हुई थी, तब तो शायद दुनिया में भी पहली बार ही बात हो रही थी जो हमने इंट्रोड्यूस किया था कि ख़वातीन फ़र्क होती हैं और उसमें भी खूबसूरती है. और तो तब I remember I saw like Vogue UK का
edition आया था, उसमें there were like all kinds of people on the cover and they were talking about diversity and we'd already launched our campaign. Wow. Yeah, so how did that make you feel कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं? I was like, oh my god, we're really ahead of the game. Yeah, ahead of the game, that's for sure. So it was basically about expanding the space for women to exist in. Why do they have to look like cookie cutter, be a particular size, have a particular hair type or whatever? So it was always about, let's challenge it. Okay, how can this be in another way? How can we see this in another way? How can you widen the space? जो लेफ्ट ओवर कपड़ा होता है वो आप कुछ बच्चे हैं उनको दे रहे हैं ताकि वो और उनसे चीज़ें बनाएं. एक ब्रांड है राइट जो ज़ारा की जो बेटी है दीना हमारी एक और दोस्त है, शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट राइट. दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. या सो हमारे जब कपड़ों की कटिंग होती है जो भी उसमें पीसेस जो बचते हैं वो एक कमरे में जाते हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग सेंटर, और वहाँ उसका वज़न किया जाता है और उसको नापा जाता है कि कितना है. जो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है उसको हम सेव कर लेते हैं और उसमें से छोटी मोटी एक्सेसरीज बनाते हैं. जैसे अभी मैशन बाज़ार होने लगी है कराची में, तो वहाँ हमारा एक रीजेनरेट का एक स्टॉल होएगा. उस पर सिर्फ हमारे वो वाले आइटम्स होंगे जो हमारी ऑफ कट से बचे हुए बने हैं. उसमें हर चीज़ उस तरह से फ़र्क होती है. अक्सर हाथ की चीज़ें बनी होती हैं, ज्वेलरी होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो वो उसके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि कुछ पीले रंग से बने होते हैं, कुछ नीले, कुछ कासनी, कुछ गुलाबी, और इस तरीके से. सो एक ये हमारी एक लाइन है. और दूसरा वी आर मेजरिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट एवरी ईयर एंड वी आर putting things in place, like we're going towards solar. We're also like जो भी हमारी lighting है उसको LED पे change करना, और कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं अपनी वाटर यूसेज, और किस तरह से मतलब एक छोटी सी बात है जैसे कि आपके यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है और आपकी जो मशीन है वो यहाँ है, तो फिर कभी कभार ये होता है कि आप एक और बल्ब लगा देते हो उसकी मशीन के ऊपर कि उसको रोशनी आ जाए, या पंखा आके वो कहता है मुझे पंखे की हवा नहीं आती, फिर आप कहते हो चलो यहाँ एक ब्रैकेट फ़ैन लगा देते हैं कि आपको हवा आए. लेकिन शायद आप अगर इसी तरीके से प्लान करो कि यहाँ बत्तियाँ हैं और यहाँ लाइटें हैं तो आपकी सारी मशीन्स उसके अंदर नीचे हुए, तो लेआउट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हमने प्लानिंग एंड लेआउट. तो पहले आपको उस जो बंदा वहाँ बैठा होता है तो उसकी यही सोल्यूशन होती है कि प्लीज़ यहाँ एक ब्रैकेट फैन लगा दो, यहाँ मेरी मशीन पे एक और लाइट लग जाए. और अगर आप इतना बारीकी में नहीं सोचते तो आप कहते चलो कर देते हैं, मसला हल हो जाता है. बट इफ़ यू एक्चुअली थिंक अबाउट, इफ यू consciously thinking about how much electricity is being spent and how many bulbs are there, like these things can be fixed. Like for example, if the bulb is really higher up, bring the bulb down. Like bring it, why isn't it close to the head? That will give you the maximum amount of light. खैर अब जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आ रहे हैं अब तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है ये सब कुछ जो इस साल जो हुआ है विद द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. तो अ बिग फैक्ट्री लाइक जनरेशन, आप लोगों का भी बिल तो मैसिव होगा, तो आप लोग भी क्या उसके लिए वो इसी टाइप की प्लानिंग और डिटेलिंग में जा रहे हैं to cut it down? I think we did it last year. One of the halls, we were using a different kind of lighting and then we retrofitted it with LED bulbs, and then we have meters in all the halls, so we measure कि हर hall की energy consumption कितनी है. तो उस hall की energy consumption just by changing the bulbs came down by 40%. Yeah, so I mean it's remarkable that if you do 40%, that's huge. Yeah, it is huge. So I mean sometimes sustainability, like sometimes think that sustainability is really expensive. Yes, it can be expensive when you have to invest in like bigger plants and like solar energy, but in some ways it's also inexpensive because it helps you save costs. Of course. Like if you have a lesser electricity bill, जैसे कि आपकी बिजली का बिल कम आए और आप बल्ब सही इस्तेमाल करो और उसकी इस्तेमाल सही होए, ब्रेक होए, बंद हो जाए, नहीं इस्तेमाल होए तो बंद हो जाए, तो उस तरीके से आपको एक्चुअली फ़ायदा है. सस्टेनेबिलिटी एफिशिएंसी है. मर्द हजरात के लिए जनरेशन कब कपड़े बना रहे हैं? क्यों बनाए? क्यों ना बनाए? एक ऐसा ब्रांड जो इतना अफोर्डेबल भी है और इतने अच्छे मटेरियल यूज हो रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि बनाए. आप लोग चाहते हैं कि जनरेशन जो है वो बनाए? कोई नहीं किया चाहते. क्यों नहीं? कब आपने ईद पे पहनना है? हाँ यार, आदमी शलवार कमीज इतना पहनते हैं. ये इनमें से तो किसी ने नहीं पहनी क्योंकि एक्सेस नहीं है ज्यादा लेने की. जीन्स और टी शर्ट ज्यादा आसानी से मिलती हैं. अक्सर ब्रांड्स शुरू करते हैं मेंस वेयर और बस ईद की लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कोई अच्छा सा कुर्ता ले लेते हैं और बस वही पहनते हैं और फिर नहीं पहनते. तो मार्केट नहीं है, वो शायद खुद भी नहीं खरीदते, उनकी शायद बेगम या कोई वालदा जाके उनको ले लेती है.
बात तो सही है, लेकिन अगर आई गेस अगर आप लोग शुरू करें तो शायद लोगों को बड़ा शौक हो पहनने का ट्रेंडी शलवार कमीज, नहीं? नहीं, इनकी मलबूसात से लग रहा है कि इनको कोई दिलचस्पी नहीं है इस शलवार कमीज या इस तरह की चीज़ में। चले ख़वातीन के लिए तो आ रहे हैं कपड़े। थैंक यू सो मच खदीजा फॉर गिविंग मी योर टाइम। अभी तो आधी बातें नहीं हुई। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू जनरेशन। मे यू राइज एंड शाइन हायर। थैंक्स। एक मैसेज इस कैमरे में देख के यूथ को जो लोग आना चाह रहे हैं या कोई अपना रिटेल ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, मैं भी सुनूंगी क्योंकि मैं भी बनाना चाहती हूँ ना अपना फैशन रिटेल ब्रांड। तो ज़रा एक मैसेज 1 मिनट का देना है उसमें, कुछ भी, एनीथिंग इंस्पायरिंग यूड लाइक टू से टू पीपल। It's on you. I guess जो हम चीज़ बात कर रहे हैं कि सारों का रास्ता अपना होता है और आपका जो रास्ता होता है वो किसी और का रास्ता नहीं होता, तो ज़रूर आप और लोगों से सीखें, लेकिन आखिर में जो आपने करना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है और आपके अंदर आई गेस वो स्किल्स, एक वो ग्राफ होता है कि आपका कि मार्केट की क्या नीड है और आप किस चीज़ में अच्छे हो और आपको कौन सी चीज़ बहुत पसंद है, और जहाँ वो 3 चीज़ें ओवरलैप करती हैं तो वहाँ दैट्स द स्वीट स्पॉट दैट यू शुड बी टचिंग। I like that. Thank you. I will see you guys next time in yet another episode of Speak Easy, जब हम एक और extraordinary wise soul से मिलेंगे और कुछ सीखेंगे। खुदा हाफिज़।